हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो टॉपिक कवर करेंगे उसमें स्टार्ट करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली इकोनॉमिक्स की एक ब्रांच है। जैसे कि आप दो ब्रांचेस में से डिवाइड कर सकते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होती है वो एक सिंपल कॉन्सेप्ट होता है जिसे आप नैरो कॉन्सेप्ट भी कहते हैं, और मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अ ब्रॉड कॉन्सेप्ट। ब्रॉड कॉन्सेप्ट में क्या होता है यहाँ पर कि जब आप अनएम्प्लॉयमेंट लेवल के बारे में जानना चाहते हैं, हमारे देश की टोटल इनकम के बारे में जानना चाहते हैं, और ये पता करना चाहते हैं कि हमारे यहाँ पर टोटल लेबर कितनी काम कर रही है पूरे देश में, सभी लोगों को जॉब मिल रही है या नहीं मिल रही है, या फिर हमारे देश के ऊपर कितना डेब्ट है, इन सारे कॉन्सेप्ट पे बात करना मैक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट कहलाता है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली एक ब्रांच ही है जिसमें हम कई सारे देश से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं। यहाँ अब हम इंट्रोडक्शन में देते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली आपको बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्विंग अटेम्प्ट्स के लिए बनाई गई है। अगर हमारे देश में कोई भी समस्या आती है तो हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स की हेल्प लेनी पड़ती है उन समस्याओं को या उन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए। अब यहाँ पर कुछ चीजें जो इससे रिलेटेड एग्रीगेट्स होते हैं, उसमें सबसे पहला एग्रीगेट आता है फाइनल गुड्स। व्हाट इज फाइनल गुड्स? फाइनल गुड्स वो सामान है जो पूरे तरीके से तैयार हो चुका है और उसमें अभी कुछ भी करने के लिए बाकी नहीं है। अक्सर जो फर्म्स होती हैं वो इन्वेस्टमेंट पर्पज से ऐसी चीजें खरीदती हैं। जैसे मान लीजिए एक स्कूल है, वो स्कूल अगर जो है अपने यहाँ ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड परचेज करता है तो इट इज अ इन्वेस्टमेंट पर्पज और उसको हम फाइनल गुड्स कहते हैं। ऐसे ही अगर वही कोई स्कूल चौक और डस्टर परचेज करता है तो वो एजुकेशनल सर्विसेज के लिए परचेज कर रहा है, जिससे अभी कुछ ना कुछ वो कमाना चाहता है, तो वो चीजें कहलाती है इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स में कुछ ना कुछ करना बाकी रह जाता है, यानी उसमें अभी वैल्यू एडेड होना रह जाता है। जबकि फाइनल गुड्स पूरे तरीके से फाइनल होते हैं, उसमें कुछ भी करना बाकी नहीं रह जाता। तो हमें ये दोनों कॉन्सेप्ट समझने चाहिए कि फाइनल गुड्स बिल्कुल लास्ट अमाउंट होता है जिसके बाद कुछ भी बाकी नहीं रह गया, लेकिन इंटरमीडिएट गुड्स ऐसा है जिसमें अभी कुछ ना कुछ वैल्यू एडेड हो सकता है। और भी कई सारे एग्जाम्पल होते हैं इसके, जैसे फाइनल गुड्स में आप कोई भी मशीन परचेज करते हैं तो वो एक फाइनल गुड्स है अगर आपने उस मशीन को यूज किया है। अगर हाउस होल्ड कोई भी सामान अपने घर पे लेकर आता है तो हाउस होल्ड में उस पर्पस के लिए वो भी उसके लिए फाइनल गुड्स ही कहलाता है। हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे चलेंगे, वो है हमारा कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स। कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स क्या होता है? बेसिकली कंजम्पशन गुड्स को दो हिस्सों में बांटा गया है, पहला ड्यूरेबल और दूसरा नॉन ड्यूरेबल। ड्यूरेबल गुड्स वो होते हैं जो लॉन्ग टर्म तक चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप अपने घर में अगर फर्नीचर खरीदते हैं तो उसकी लाइफ जो है वो 4 to 5 ईयर्स या उससे भी ज्यादा होती है, तो ऐसे गुड्स को आप कंजम्पशन गुड्स तो कहते हैं, लेकिन वो ड्यूरेबल होते हैं, लॉन्ग टर्म तक पर्पस के लिए काम आते हैं। दूसरे मैंने आपको बताया नॉन ड्यूरेबल गुड्स, ऐसे गुड्स जिनकी एज ज्यादा नहीं होती और आप उन्हें यूज कर लेते हैं, जैसे कि कुछ फूड आइटम्स, ब्रेड, बटर, मिल्क, ऐसे आइटम्स नॉन ड्यूरेबल गुड्स में आते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि हमारा नेक्स्ट है कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो इस पर्पस के लिए बनाए जाते हैं जिससे कि हम कुछ अर्न कर पाए। अगर हम मशीन लेकर आते हैं और उस मशीन को हम यूज करेंगे प्रोडक्शन पर्पसेस के लिए, तो वो गुड्स कैपिटल गुड्स होगा, यानी कि आप उस पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं जिससे आप और अर्निंग कर पाए। तो और अर्निंग करने के लिए जो पैसा आपने लगाया वो कैपिटल गुड्स कहलाता है। नेक्स्ट आता है बच्चों स्टॉक एंड फ्लोज। व्हाट इज स्टॉक एंड व्हाट इज फ्लो? ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमारी इकोनॉमिक्स में और नेशनल इनकम को काउंट करने में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे स्टॉक कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या होता है वो जाने आप। स्टॉक कॉन्सेप्ट एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर होता है, आपके बैंक में रखे हुए एक टाइम पर जितने भी पैसे हैं वो स्टॉक माना जाएगा। उसके अलावा आपके वाटर टैंक में जितना भी वाटर है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर वो भी एक स्टॉक है। आपकी जितनी वेल्थ है वो भी एक स्टॉक है। तो वो सारी चीजें जो आपकी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर होती हैं वो स्टॉक होती हैं, लेकिन जो ड्यूरिंग द ईयर चेंज होती रहती हैं उन्हें हम फ्लो कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपने बैंक में कोई इंटरेस्ट अर्न करी, वो एक फ्लो कॉन्सेप्ट है। आपकी इन्वेंट्री चेंज हो रही है, तो जो इन्वेंट्री चेंज हो रही है वो फ्लो कॉन्सेप्ट है। तो ऐसी चीजें जो दिन रात चेंज हो जाती हैं या ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज होती रहती हैं उन्हें फ्लो कॉन्सेप्ट कहते हैं। अब अपने फिफ्थ टॉपिक पर आते हैं जिसका नाम है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड डेप्रिसिएशन। ये जानिए ग्रॉस इन्वेस्टमेंट्स क्या होते हैं। आपका एक पर्टिकुलर डेट को एक इन्वेस्टमेंट होता है जिसमें आप थोड़े से इन्वेस्टमेंट और भी बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए
आपकी फर्म के पास 10 मशीनें हैं और आपने उसमें एक मशीन और इंक्रीज कर दी, तो आपका टोटल ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हो गया 11 मशीन्स का। तो जो टोटल आपके पास है इस टाइम पर वो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है। और जो ओवर द ईयर वियर एंड टीयर के यूज के कारण या पुराने होने के कारण जो चीजें उसमें से डिडक्ट हो जाती हैं, माइनस हो जाती हैं, उसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपके पास 10 मशीनें थी और साल के एंड में उसमें से एक मशीन पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई वियर एंड टीयर करते करते, यूज करते करते, तो जो एक मशीन आपकी डिस्ट्रॉय हुई वो आप डेप्रिसिएशन के पार्ट में ले जाएंगे। तो ऐसे करके ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट होता है और उसमें से जो लेस हो जाता है वो डेप्रिसिएशन हट जाता है। डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो कॉन्सेप्ट बचता है उसे हम नेट इन्वेस्टमेंट के नाम से जानते हैं। 6 जो टॉपिक है हमारा वो है इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन। इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन बेसिकली इंडस्ट्रीज की नेशनल इनकम निकालने के लिए होता है। जब हम नेशनल इनकम निकालते हैं तो हम एक ही सेक्टर की सेपरेट यूनिट्स की निकालने में हमें दिक्कत होती है। तो हम क्या करते हैं उस कंडीशन में कि सारे प्राइमरी सेक्टर की इनकम को एक जगह ऐड करते हैं, देन सारे सेकेंडरी सेक्टर की इनकम को हम एक जगह ऐड करते हैं और लास्ट में हम टेरिटरी सेक्टर की इनकम को ऐड करते हैं, जिससे हम फाइनली नेशनल इनकम तक पहुंच जाएं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्राइमरी सेक्टर के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज प्राइमरी सेक्टर? प्राइमरी सेक्टर क्या होता है बच्चों कि अगर कोई चीज नेचुरल रिसोर्सेज की हेल्प से बनाई जाती है, ऑयल एंड सीड्स से या पूरी तरीके से जमीनों से जो रिलेटेड चीजें होती हैं वो प्राइमरी सेक्टर का पार्ट बनती है। तो कोई भी ऐसी चीज जो कि किसी ना किसी तरीके से नेचर पे डिपेंडेंट है, वो सारी चीजें या वो सारी फैक्ट्रीज प्राइमरी सेक्टर में आ जाती है। दूसरी बात, सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है? सेकेंडरी सेक्टर जब आप किसी फिजिकल गुड्स से दूसरा कोई फिजिकल गुड्स बनाते हैं वैल्यू एडिड करके, तो वो आपका सेकेंडरी सेक्टर है। यानी कि आप कह सकते हैं कि सेकेंडरी सेक्टर अपनी जरूरतों के लिए प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंडेंट है। प्राइमरी सेक्टर जब कोई चीजें बनाता है तो उसके बाद ही सेकेंडरी सेक्टर आपका उन चीजों को यूटिलाइज करता है। अब बात करते हैं हम टेरिटरी सेक्टर की। थर्ड जो हमारा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो टेरिटरी सेक्टर है। बट मैं आपको इन शॉर्ट बता दूं कि टेरिटरी सेक्टर जो होता है वो सेकेंडरी और प्राइमरी दोनों पे डिपेंडेंसी होती है उसकी, तब जाके उसे काम चलता है, इसलिए इसको थर्ड सेक्टर में रखा गया है। बेसिकली इसमें आने वाली जो चीजें हैं वो सर्विसेज होती हैं। तो जितनी भी सर्विसेज लाइक बैंकिंग, आप कोई बैंकिंग की सर्विसेज अगर लेते हैं या फिर आप कोई डॉक्टर्स की सर्विसेज अगर लेते हैं, तो जो भी चीजें आप सर्विस के तौर पर ले रहे हैं वो सारी की सारी टेरिटरी सेक्टर का पार्ट बनती है। और टेरिटरी सेक्टर इस बात पे डिपेंड करता है कि सेकेंडरी और प्राइमरी सेक्टर कितना ज्यादा इंक्रीज हो गया है। जितना ज्यादा प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर इंक्रीज होगा उतने ही चांसेस होंगे कि हमारा टेरिटरी सेक्टर भी ऊपर जाएगा। अब हम बात करते हैं 7 कॉन्सेप्ट की, जिसका नाम है इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी। तो आप जानिएगा इनडायरेक्ट टैक्स। आजकल बेसिकली जो चीजें हमें दिखाई नहीं देती हैं, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं कि आप कोई भी छोटा सामान अपनी किसी भी शॉप से परचेज करते हैं, जस्ट लाइक आप बिस्किट परचेज करते हैं, तो उसमें भी जो वैल्यू एडेड रहता है वो टैक्स एडेड रहते हैं। टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स बेसिकली सामान की वैल्यू में ऐड रहते हैं, तो इसको पेड करने वाला कोई और होता है और इसको एक्चुअल में जो कंज्यूम्ड करता है उसके ऊपर इसका बर्डन चला जाता है। यानी कि आप जो फाइनल कंज्यूमर है वो सारा का सारा इनडायरेक्ट टैक्स पेड करता है अपनी कंपनी को और वो कंपनी इसे गवर्नमेंट को पेड करती है। तो ये चीज इनडायरेक्ट टैक्स का कॉन्सेप्ट कहलाती है। इनडायरेक्ट टैक्स आजकल इंडिया में कई सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को हटाकर एक बेसिकली टैक्स लगा दिया गया जिसको आप जानते हैं जीएसटी के नाम से, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को वैल्यू एडेड टैक्स हटाकर और कई सारे वेल्थ टैक्स हटाकर एक टैक्स बना दिया गया, वन टैक्स वन नेशन के नाम से या जीएसटी के नाम से। नेक्स्ट आपकी आती है सब्सिडी। जब गवर्नमेंट किसी हमारे देश में वेलफेयर करना चाहती है, लाइक आप एलपीजी सिलेंडर्स परचेज करते हैं, तो एलपीजी सिलेंडर परचेज करते समय आपको जितना भी सब्सिडी मिलता है वो गवर्नमेंट की तरफ से एक वेलफेयर अमाउंट होता है जो गवर्नमेंट आपकी जगह पर खुद पेड करती है, जिससे हमारी सोसाइटी की वेलबींग हो सके और वेलफेयर हो सके। तो जो अमाउंट गवर्नमेंट आपकी तरफ से दे रही है वो अमाउंट सब्सिडी कहलाता है। ये एक तरीके से पब्लिक का बेनिफिट है और गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है बच्चों 8 टॉपिक, मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट बेसिकली क्या होता है कि जब आप किसी पर्टिकुलर चीज में सारे टैक्सेस ऐड करके मार्केट में परचेज करते हैं तो उसमें सारे एक्सपेंसेस ऑलरेडी इंक्लूडेड रहते हैं।
तो उसे आप मार्केट प्राइस कहते हैं। जस्ट लाइक आपकी कोई चीज की कॉस्ट 90 रुपीज पड़ी, उसमें प्रॉफिट और टैक्सेस ऐड कर दिए गए और मार्केट में उसे 100 रुपीज में बेचा गया, तो वो चीज मार्केट प्राइस कहलाएगी। देन अब हम बात करते हैं फैक्टर कॉस्ट की। फैक्टर कॉस्ट में ना तो कोई प्रॉफिट एडेड रहते हैं और ना ही कोई आपका टैक्सेस एडेड रहते हैं। तो एक्चुअल में प्रोडक्शन कॉस्ट जो आई, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल का जो खर्चा आया, वो सारी चीजें फैक्टर कॉस्ट कहलाती हैं। फैक्टर कॉस्ट में जो मेन बातें होती हैं वो लैंड का रेंट होता है, वेजेस एंड सैलरी इंक्लूड रहती है, इंटरेस्ट इंक्लूड रहते हैं। तो ये जो पॉइंट्स हैं, जब आप इन फैक्टर्स कॉस्ट को ऐड कर देते हैं तो हमारी लागत निकल कर आती है कि वो सामान कितने रुपए में बनके तैयार हुआ। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम। व्हाट इज फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम? अभी जस्ट मैं फैक्टर इनकम के बारे में बात करके चुका हूं कि वेजेस एंड सैलरीज और उसके अलावा आपकी जो है रेंट, इंटरेस्ट, ये चीजें अगर हम ऐड कर लेते हैं तो वो बन जाती है फैक्टर इनकम। यानी डिफरेंट डिफरेंट पर्सन अलग अलग तरीके से पैसा कमाते हैं। अगर आपके पास जमीनें हैं तो आप उन जमीनों को एंटरप्रेन्योर को दे सकते हो, वो आपको रेंट पेड कर देंगे। अगर आप काम करते हैं किसी कंपनी में तो वहां से आपको वेजेस एंड सैलरी मिलती है, इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ फैक्टर इनकम। अगर आपके पास पैसा है तो आप उस पैसे को किसी एंटरप्रेन्योर को देते हैं तो उसके बदले में वो आपको इंटरेस्ट पेड कर देते हैं। तो इंटरेस्ट, रेंट और वेजेस एंड सैलरी, इन चीजों को ऐड करने से जिससे आप अलग अलग लोग पैसा कमाते हैं हमारे देश में, वो फैक्टर इनकम कहलाती है। नेक्स्ट आता है ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर इनकम क्या होती है बच्चों? जिसके बदले में आपको कुछ भी नहीं मिलता, यानी ये वन साइडेड पार्टीज के लिए होती है, जैसे चैरिटी एंड डोनेशन। तो जब आप एक पार्टी दूसरी पार्टी को विदाउट किसी इनकमिंग के कोई चीज देती है तो वो ट्रांसफर इनकम कहलाती है। ट्रांसफर इनकम बेसिकली आप चैरिटी कह सकते हैं, आप उसे डोनेशन कह सकते हैं, जिसमें आपको बदले में कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ आपने एक तरफा ट्रांजेक्शन किया है, तो ये वन यूनिलेटरल ट्रांजेक्शन कहलाता है ट्रांसफर इनकम। नेक्स्ट आता है आपका इन्वेंट्री एंड चेंजेस इन्वेंट्री। इन्वेंट्री क्या होती है? जब एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में वो चीज आपके स्टॉक वेरिएबल कॉन्सेप्ट पे काम करती है तो वो इन्वेंट्री है। आपके पूरे शॉप या फैक्ट्री में एक साल के एंड में जितना भी स्टॉक बचता है उसे आप इन्वेंट्री कहते हैं और ये एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है। चेंजेस इन्वेंट्री क्या होता है कि जब आप ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री का डिफरेंशिएशन निकालते हैं तो वो चेंज इन इन्वेंट्री होती है। यानी कि ये एक फ्लो कॉन्सेप्ट है, कभी ये ज्यादा भी हो सकती है और कभी ये कम भी हो सकती है। हमारा लास्ट जो टॉपिक है वो है नेट प्रोडक्ट टैक्सेस। नेट प्रोडक्ट टैक्सेस क्या होते हैं कि जो आपने टैक्स प्रोडक्ट को बनाने में लगाया जो टैक्स, वो नेट प्रोडक्ट टैक्सेस है। जैसे कि आपका जीएसटी हो गया या कोई भी अदर टैक्सेस हो गए, वो नेट प्रोडक्ट टैक्सेस होते हैं। और नेट प्रोडक्शन टैक्सेस क्या होते हैं? ऐसे जो आप प्रोडक्शन के टाइम पर टैक्सेस पेड कर रहे हैं, जैसे कि आपने वेल्थ टैक्स पेड किया, कोई संपत्ति खरीदी उस पे जो टैक्स पेड किया, तो वो प्रोडक्शन टैक्सेस है। यानी ये वन टाइम होते हैं, उस समय पर देने पड़ते हैं आपको जिस समय पर आपने वो पर्टिकुलर एसेट्स को परचेज किया है। तो यहाँ ये टॉपिक है बच्चों मैक्रो इकोनॉमिक्स और उसके रिलेटेड एग्रीमेंट्स। आगे आने वाली वीडियोस में हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करना सिखाएंगे। ओके।